हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, चैप्टर नंबर 16 का सर फटाफट से मेरा तो शुरू और खत्म कर दे सर। दैट इज इंटरनल ऑडिट। सर इंटरनल ऑडिट का मैक्सिमम पोर्शन अपना ऐसे 610 के अंदर कवर हो गया, पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। सर सबसे पहले इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन बता दो सर। इंटरनल ऑडिट के बारे में बता दूं मैं आपको, एक मेन चीज बता दूं सर। इंटरनल ऑडिटर होता है ना, वो केवल कंपनी के फाइनेंस वाली चीजें पे ही ध्यान नहीं देता कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, केवल उसी पे ध्यान नहीं देता सर। वो कंपनी की ऑपरेशनल चीजें भी चेक करता है, कंपनी के ऑपरेशनल एस्पेक्ट भी चेक करता है। मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपनी का धंधा भी चेक करता है। जैसे कंपनी की मशीन चेक करता है, कंपनी की मशीन सही पे चल रही नहीं चल रही, सही टाइम पे रिपेयर मेंटेनेंस हो रहा है नहीं हो रहा, सही टाइम पे ऑयलिंग हो रही है नहीं हो रही, वेस्टेज तो ज्यादा नहीं हो रही प्रोडक्शन के टाइम पे, ये सब भी चेक वो करता है। तो उसके सारे काम होते हैं, फाइनेंशियल ऑपरेशनल चीजें दोनों करता है सर। इंटरनल ऑडिट की सर डेफिनेशन, इट प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट एश्योरेंस। वो इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देता है किस पे सर? सर इंटरनल ऑडिट घर का बंदा होता है। मैंने बोला था इंटरनल ऑडिट गिर का बंदा होता है, गिर का, GIR, घर का बंदा होता है। तो वो इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देता है सर गवर्नेंस पे, इंटरनल कंट्रोल पे एंड सर रिस्क मैनेजमेंट पे। तो वो इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस पे वो क्या देता है? इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो वो गिर का बंदा होता है। इंडिपेंडेंट एश्योरेंस किस पे दे रहा है सर? वो गवर्नेंस पे, इंटरनल कंट्रोल पे और रिस्क मैनेजमेंट पे। स्कोप क्या होता है सर? मैंने बता दिया, वो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा वाली चीजें भी चेक करेगा, जैसे ऑपरेशनल चीजें, इंटरनल कंट्रोल, लो रेगुलेशन, सब चीज चेक करता है। अब सर एक दिया स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, जैसे ऑडिट करते वक्त लगते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो होते हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट करते वक्त लगाते हैं, और वो लगाना मैंडेटरी है। वो मैंडेटरी आपको एसएस फॉलो करने होते हैं। पर सर जो SIA है, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, ये भी ICAI ने निकाले, पर ये फॉलो करना रिकमेंडेटरी, अभी तक मैंडेटरी नहीं है, अभी तक मैंडेटरी नहीं है सर। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, सर इंटरनल ऑडिट जनरली कंपलसरी, मैंडेटरी किस किस के लिए होती है? सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट, रीड विद द रूल 13, वो बोलता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनको इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी। हालांकि बाकी कंपनियां भी करा सकती है, छोटी वाली भी, पर इनको तो मैंडेटरी। कौन कौन सर? लिस्टेड कंपनी पे तो सारे प्रोविजन लगी जाते हैं, तो लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट करानी सिंपल बात है भाई, मैंडेटरी है। उसके बाद सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इन पे लगाने होंगे। तो सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में क्या क्या है सर? मैंने कहा था आप टोपो बोलो, टोपो नीचे से ऊपर चलो, TOPO, टोपो बोलो नीचे से ऊपर चलो, टोपो बोलो नीचे से ऊपर चलो, TOPO, टोपो बोलो नीचे से ऊपर चलो, टोपो। और फिर उसके बाद मैंने बोला था 25 का डबल करो 50 का डबल करो 100 का डबल करो 200, तो 25 50 100 200। एक तो बोलो टोपो, एक तो बोलो टोपो, TOPO, टोपो हो गया। फिर 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200, ऐसे अपन करो। TOPO 25, 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200। तो टोपो और 25 50 100 200, टोपो और 25 50 100 200, टोपो और 25 50 100 200। मतलब कोई भी कंपनी इनमें से, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या तो ये या ये या ये या ये, कोई सी भी एक, तो उस पे लग जाता है इंटरनल ऑडिट। कि मतलब टी से टर्नओवर उसका 200 करोड़ है, 200 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक FI, बैंक और पब्लिक FI से 100 करोड़ से ज्यादा। पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा। इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए तो सर उस पे लग जाएगी इंटरनल ऑडिट। सर टोपो करके 25, 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200। सर सब जगह ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब अगर 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो उस पे लग जाएगी इंटरनल ऑडिट। पर इस जगह आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग में ग्रेटर देन दिया हुआ है, सिर्फ ग्रेटर देन दिया हुआ है, ग्रेटर देन 100 करोड़, 100 करोड़ से अगर ज्यादा हुआ तो ग्रेटर देन, यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन दिया आउटस्टैंडिंग लोन पब्लिक बोरिंग में। और सर बाकी जगह, सब जगह के भी हमेशा डाटा अपन को प्रीवियस ईयर का चेक करना है, ये चीज ध्यान रखना, डाटा हमेशा प्रीवियस ईयर का चेक करना है, ये वाला पूरा। पर बाकी जगह क्या भी है कि पिछले साल का टर्नओवर देख लेंगे, पिछले साल का पेड अप शेयर कैपिटल वगैरह देख लेंगे। पर सर अगर अपन यही बात करें आउटस्टैंडिंग लोन की और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट की, तो वो पिछले साल के अंदर भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, पिछले साल में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, चाहे पिछले साल अगर उसका 1 मिनट के लिए भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ हो गई, 1 मिनट के लिए भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ हो गई, बाद में रीपे कर दिया, बाद में हाथों हाथ रीपे कर दिया, पर अगर 1 मिनट के लिए 25 करोड़ हो गई, तो मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो मतलब इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। सर अब यही बात करें प्राइवेट कंपनी में भी सेम कंडीशन है, बस ऊपर की 2 नहीं है, नीचे की 2 है, बस यहाँ पर केवल टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग 100 करोड़ और 200 करोड़, 100 करोड़ और 200 करोड़ यहाँ पर।
ठीक है सर। अब सर इंटरनल ऑडिटर कौन कौन हो सकता है? सर इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एमबीए, कोई भी, चाहे प्रैक्टिस में हो या नहीं हो, बस जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड कर ले, अदर कोई भी अदर प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, बस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर ले वो होगा, चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉय हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बंदा था आईएएस के अंदर 25 साल से जॉब कर रहा था, वो ग्रेजुएट था लोम का, वो इंटरनल ऑडिटर बनना चाह रहा है, क्या बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, उसके पास नेसेसरी एक्सपीरियंस और स्किल है, तो अगर बोर्ड उसको अपॉइंट कर दे तो बिल्कुल बन सकता है। अब ये क्वेश्चन होंगे वो तुम एक बार देख लेना, नॉर्मल क्वेश्चन है जो एप्लीकेबिलिटी के इनके हिसाब से सोल्व होंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन का आपको डाटा दिया हुआ हो तो केवल प्रीवियस ईयर का डाटा देखना है एप्लीकेबिलिटी के लिए, वो करंट ईयर का डाटा देके आपको कंफ्यूज करेगा, तो प्रीवियस ईयर का देख। फिर सर कंसिडरेशन इन ऑडिट, इंटरनल ऑडिट प्लान, इंटरनल ऑडिट प्लान बनाते हो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सर एक तो इंटरनल ऑडिट प्लान जो बनाओगे आप टीसीडब्ल्यूजी के साथ कंसल्टेशन में मिलकर बनाना चाहिए, टीसीडब्ल्यूजी जैसे ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनके साथ मिलकर बनाना। उसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों चीजें चेक करनी है आपको, फाइनेंशियल मैटर और ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल मैटर दोनों के दोनों आपको उसके अंदर चेक करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल दोनों चेक करने पड़ेंगे। ठीक बात है सर, ठीक बात है। अब उसके बाद सर अब इसको क्या क्या चीजें आपको कंसीडरेशन ध्यान में रखना है प्लान बनाते हो? सब प्लान बनाते हो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या देखना है कि कौन से एरिया में, कंपनी के कौन से एरिया में कितनी रिस्क है और कंपनी की कितनी रिस्क एपेटाइट है, कितनी रिस्क और कितनी रिस्क एपेटाइट है, कंपनी के कौन से एरिया में, मैंने क्या बोला, कंपनी के कौन से एरिया में, किस एरिया के अंदर कंपनी में ज्यादा रिस्क है, कम रिस्क है, किस एरिया में कितनी रिस्क है, और कंपनी की कितनी रिस्क एपेटाइट है, मतलब कंपनी कितनी रिस्क झेल सकती है, टोलरेट कर सकती है, तो किस एरिया में कंपनी की कितनी रिस्क है, कितनी रिस्क एपेटाइट है, किस एरिया में कंपनी की कितनी रिस्क और कितनी रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से मैं एफर्ट्स लगाऊंगा, उस हिसाब से मैं एफर्ट लगाऊंगा। मतलब मुझे पता पड़ गया कि हाँ भाई इस एरिया में ज्यादा रिस्क है, इस एरिया में ज्यादा रिस्क है, तो मैं उस हिसाब से एफर्ट लगाऊंगा। और साथ में मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं मैनेजमेंट को वैल्यू दे पाऊं, मैनेजमेंट को वैल्यू दे पाऊं, मैं मैनेजमेंट को वैल्यू दे पाऊं, मैनेजमेंट को वैल्यू दे पाऊं। तो सर कंपनी के किस एरिया में कितनी रिस्क और कितना रिस्क एपेटाइट है, कंपनी के किस एरिया में कितनी रिस्क और कितनी रिस्क एपेटाइट है, कंपनी के किस एरिया में कितनी रिस्क और कितनी रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से मैं एफर्ट्स लगाऊंगा, उस हिसाब से मैं एफर्ट्स लगाऊंगा, उस हिसाब से मैं एफर्ट्स लगाऊंगा। और साथ में मुझे क्या ध्यान रखना है कि मैं मैनेजमेंट को कुछ वैल्यू दे पाऊँ, ये मैनेजमेंट और ये वैल्यू, ये मैनेजमेंट और ये वैल्यू। तो मतलब बस वही चीज़ है सर, आपको देखना है कि कितनी रिस्क है, कौन से बिजनेस प्रोसेस में, रिस्क एपेटाइट कितना है कंपनी का, कंपनी के किस एरिया में कितनी रिस्क और कितनी रिस्क एपेटाइट है। तो एरिया मतलब मुझे वही कि विद इन द टाइम फ्रेम के अंदर मैं सारे ऑडिटेबल एरिया कवर कर लूंगा नहीं कर लूंगा, तो कंपनी के किस एरिया में कितनी रिस्क है, कितनी एपेटाइट है, और मैं उस हिसाब से एफर्ट लगाऊंगा। तो मुझे कहां पर कितने ज्यादा एफर्ट लगाने, मतलब ज्यादा एफर्ट किस एरिया में लगाने पड़ेंगे। साथ में मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं वैल्यू दे पाऊं, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ वैल्यू दे पाऊं। साथ में मुझे मैनेजरियल फंक्शन को भी रिव्यू करना है, मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, मैनेजमेंट के डिसीजन, मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी, उसको भी रिव्यू करना है, तो मैं मैनेजमेंट को कुछ वैल्यू दे पाऊं। ठीक है, तो मैनेजमेंट को वैल्यू मतलब मैनेजरियल फंक्शन और वैल्यू में कुछ दे पाऊं, वैल्यू दैट आई कैन प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन। सर उसके बाद इंटरनल ऑडिटिंग का स्कोप क्या होता है, इंटरनल में क्या क्या चीजें कवर होती है। सर सबसे पहले स्कोप के लिए मैंने आपको ट्रिक दी थी सर, फोली सर, मैंने क्या बोला था सर, फोली सर, फोली सर, एफ से फिक्स एसेट, एफ से फिक्स है, मुझे फिक्स एसेट की कस्टडी और सेफगार्डिंग देखनी, मतलब फिक्स एसेट केवल याद करने के लिए बोला, बाकी सारे एसेट होंगे, एसेट सारे के सारे एसेट की कस्टडी एंड सेफगार्डिंग देखनी मुझे। ओ से सर ऑपरेशन, ऑब्जेक्टिव, मतलब गोल एंड ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे या नहीं होंगे। एल से सर लो रेगुलेशन, मतलब कंपनी की प्लान पॉलिसी, लो रेगुलेशन वगैरह कंपनी फॉलो कर रही नहीं करी, कंपनी प्लान पॉलिसी लो रेगुलेशन वगैरह फॉलो कर रही नहीं करी। आई से सर इन्फॉर्मेशन, कंपनी का जो भी आई, सॉरी दूसरा आई है इन्फॉर्मेशन, दूसरा आई है यहाँ पर, चलो ठीक है। इंटरनल कंट्रोल, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, तो एफ ओ एल आई, एफ से फिक्स असेट मतलब असेट हो गया। ओ से ऑब्जेक्टिव, गोल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा नहीं हो रहा। एल से लो रेगुलेशन, मतलब प्लान पॉलिसी लो रेगुलेशन फॉलो हो रही है। आई से सर इंटरनल कंट्रोल भी चेक करने। और एस आई आर, क्या होता है सर, स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज, स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइज का स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मुझे चेक करना है, इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं। और आर से रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है सर, रिव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सबसे पहले ये वाला पॉइंट था ना, ये स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे रिव्यू करना है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, नहीं देखिए, जैसे सीईओ है, सीईओ के नीचे यहाँ पे सीएफओ है, सीओओ है, फिर इसके नीचे कोई दूसरे बंदे, इसके नीचे दूसरे बंदे, इसके नीचे दूसरे बंदे। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेक करना, मतलब पूरा का पूरा ग्रुपिंग पैटर्न अपन को चेक करना है, पूरा ग्रुपिंग पैटर्न चेक करना है, पूरा का पूरा ग्रुपिंग पैटर्न। तो अपन को ये देखना है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, ग्रुपिंग पैटर्न है, उसमें दो चीजें देखनी है, एक तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
कि भाई जिस बंदे को जितनी, अगर आपने किसी को काम करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तेरे को ये काम करना पड़ेगा, तो उस बंदे को ऑथोरिटी भी तो दो, वो काम करने की ऑथोरिटी भी दो। तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुपिंग पैटर्न के हिसाब से होनी चाहिए। साथ में जो भी एक ग्रुपिंग पैटर्न है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो सिंपल एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया, पता ही नहीं पड़ रहा किसको क्या करना है। तो भाई ग्रुपिंग पैटर्न आपको चेक करना है और सिंपल इकोनॉमिकल होना चाहिए। ग्रुपिंग पैटर्न, सिंपल इकोनॉमिकल, तो ये 2 पॉइंट तो ऐसे हो गए। ग्रुपिंग पैटर्न ये ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हार्मोनी करता है, वो हार्मोनी रखता है। तो ग्रुपिंग पैटर्न एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, मतलब वो सिंपल इकोनॉमिकल होना चाहिए। ग्रुपिंग पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सिंपल इकोनॉमिकल होना चाहिए। फिर से उसके बाद मैंने आपको 2 चीज बताई थी, हेनरी फॉल्स के प्रिंसिपल जो अपन ने पढ़े हुए, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिटी ऑफ कमांड एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यूनिटी ऑफ कमांड लगेगा, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी। एक बंदे को एक ही बंदा ऑर्डर देगा, एक से ज्यादा नहीं देगा। ये यूनिटी ऑफ कमांड आपको हमेशा फॉलो करनी पड़ेगी। साथ में स्पैन ऑफ कंट्रोल भी, कि एक जना ज्यादा जनों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, रीजनेबल बंदे ही देना उसकी टीम में। तो यूनिटी ऑफ कमांड हो गया। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक बंदा को एक ही बंदा ऑर्डर देगा। पर नहीं सर, 2 बंदे ऑर्डर देंगे ही देंगे, वो अवॉइड नहीं कर सकते। 2 बंदे ऑर्डर देंगे अवॉइड नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर आपको प्राइमरी पर्सन कौन है वो बता देना है कि प्राइमरी इसकी बात माननी है। अगर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड नहीं कर सकते तो प्राइमरी वन शुड बी स्पेसिफाई, प्राइमरी वन आप स्पेसिफाई कर दो। तो ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो सकता तो उसमें से 2 में से किसकी बात माननी है, उस प्राइमरी वाले को बता दो। ग्रुपिंग पैटर्न, ग्रुपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुपिंग पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ग्रुपिंग पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, यूनिटी ऑफ कमांड, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड और मतलब यूनिटी ऑफ कमांड और वही कि अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो पा रहा तो प्राइमरी वन स्पेसिफाई कर दो। तो यूनिटी ऑफ कमांड और एक डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये वाला पॉइंट हो गया कि ऐसा नहीं हो, कभी कभार जो यूनिट पे, जो यूनिट लोकेशन, जो फैक्ट्री होती है, वो बंदा भी सेम काम कर रहा है और जो हेड ऑफिस का बंदा है वो भी उधर उंगलियां कर रहा है उस यूनिट लोकेशन पे। हेड ऑफिस का बंदा और जो यूनिट का बंदा है, दोनों के दोनों एक ही काम पे लगे हुए हो, तो वो ओवरलैप होगी, चीजें ओवरलैप होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल स्टाफ एट हेडक्वार्टर डू नॉट ओवरलैप विद द सीईओ एट ऑपरेटिंग यूनिट। तो डिवीजन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन करो। तो इस काम के लिए डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है, तो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिटी ऑफ कमांड। फिर एक बार रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज को आपको यूटिलाइज कंपनी सही से कर रही है नहीं कर रही। कंपनी के जो भी रिसोर्सेज है, लेट्स से कंपनी की मशीन है, कंपनी का बैंक बैलेंस पड़ा है, कंपनी का कोई भी रेंट लिया है, ऑफिस को रेंट लिया है, कोई सा भी ऐसा कंपनी का ऑफिस है, कोई भी रिसोर्सेज है, वो अनयूटिलाइज है या ओवर यूटिलाइज है, वो देखना है। मतलब यूटिलाइज सही से हो जाने चाहिए वो रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि फालतू पड़े हुए, फालतू अपन ने मशीन लेके रख ली, कुछ काम नहीं आ रहा। तो कैसे चेक करें आप? सबसे पहले जो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म होते हैं, ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म वो डिसाइड करो। जैसे मशीन है, मशीन का ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म आप डिसाइड करो, ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म आप डिसाइड करो वर्सेस उसको एक्चुअल से कंपेयर करो, वर्सेस उसको एक्चुअल से कंफर्म करो। आप सबसे पहले उसका ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म डिसाइड करो कि भाई लेट्स ये जो मशीन है ना, वो कम से कम दिन में 8 घंटे चलनी चाहिए। अब एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में कितने घंटे चल रही है? एक्चुअल में केवल 3 घंटे ही चल रही है। एक्चुअल में 3 घंटे चल रही है, तो 5 घंटे ये अंडर यूटिलाइज है, कम यूटिलाइज है। तो भाई देखो क्यों फालतू इसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, ऐसे तुम देखना है। तो तुमको स्टैंडर्ड नॉर्म सेट करने और बिल्कुल डिटेल में सेट करने, बिल्कुल डिटेल के अंदर, ताकि अपन अच्छे से इवैल्यूएशन कर पाए अच्छे से। तो स्टैंडर्ड नॉर्म सेट करने और बिल्कुल डिटेल में इवैल्यूएट करने। साथ में स्टैंडर्ड नॉर्म सेट करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जैसे अपन ने बोला मशीन 8 घंटे चलनी चाहिए, ये एक नॉर्म हो गया। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि डेली मशीन 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी। तो ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड नॉर्म हो गया कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी, पर एक्चुअल में केवल 500 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रही है। हो सकता है। फिर बाद में दोनों को कंपेयर करके एक्चुअल देख लो कितना वेरिएंस आ रहा है। तो ये एक तरह का वेरिएंस एनालिसिस हो गया। तो एक तो ऑपरेटिंग नॉर्म आप स्टेब्लिश कर लो, देखो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म आप स्टेब्लिश कर लो और वो डिटेल में होने चाहिए, वो डिटेल में होने चाहिए। ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ डिटेल स्टेब्लिश करो, डिटेल में होने चाहिए। और अलग अलग मेथड से हो सकती है। देखो रिव्यू द मेथड ऑफ स्टेब्लिशिंग द ऑपरेटिंग नॉर्म, तो अलग अलग मेथड से वो हो सकते हैं। फिर उसको कंपेयर करके अब आप फाइनल एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर लो, एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर कर लो कि कोई भी वाइड डाइवर्जेंस तो नहीं है, अंडर यूटिलाइज या ओवर यूटिलाइज तो कुछ भी नहीं है। जैसे वही था कंपनी के अंदर कोई जिम फालतू पड़ा था, जिम में कोई जा नहीं रहा, कंपनी का एम्प्लॉय बहुत सारा बैंक बैलेंस पड़ा है, वो सब चीजें। अब इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करना है, कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्रॉस मार दो। पर हाँ चलो इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करना है। इंटरनल कंट्रोल कैसे रिव्यू करेंगे सर? इंटरनल कंट्रोल तुम्हारे दिमाग में आते ही पहले याद आना चाहिए सर ऐसे 402। उसमें इंटरनल कंट्रोल कैसे रिव्यू करते हैं? 3402। और इसके अंदर सर अपन डीडीओ चेक करते हैं, डिस्क्रिप्शन डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अपन देखते हैं कि इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन, डिस्क्रिप्शन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देख रहे हैं कि वो जो ऑपरेट कर रहा है वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब थ्रू आउट द पीरियड वो चल रहा है नहीं चल रहा, थ्रू आउट द पीरियड वो चल रहा है।
तो डिस्क्रिप्शन नहीं है यहाँ पे केवल डिजाइन है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है, ये ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली, ऑपरेशन इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली। तो डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, यहाँ पे डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है, वो थ्रू आउट द पीरियड सही से चल रहा है, थ्रू आउट द पीरियड इंटरनल कंट्रोल वर यूज थ्रू आउट द पीरियड, इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड सही चल रहा है। तो डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द पीरियड सही से चल रहा है। साथ में इंटरनल कंट्रोल की, सबकी एक इंटरनल कंट्रोल कोई लिमिटेशन होती है, तो लिमिटेशन आप ध्यान में रखना और कोशिश करो, जैसे ये 3-वे मैच है, 3-वे मैच भी एक इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है वो, और कोशिश करो कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो आप ऑपरेटिंग फंक्शन में ही इनबिल्ट कर दो, ऑपरेटिंग फंक्शन में ही इनबिल्ट कर दो, अलग करने से बढ़िया। जैसे अगर आपको कोई भी अप्रूवल देनी है परचेज ऑर्डर की, या फिर कोई भी जर्नल एंट्री जो आपको अप्रूव करनी है, वो एसएपी टेली वगैरह के अंदर ही फंक्शन डाल दो कि जैसे जर्नल एंट्री पास होगी मैं उसको अप्रूव कर दूंगा, मैं अप्रूव कर दूंगा, जो भी मेरा जूनियर अकाउंटेंट पास करेगा मैं उसे अप्रूव कर दूंगा। तो वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही वो इनबिल्ट कर दो, रेदर देन फिजिकली वो साइन कराने आए, तो वो वाला ऑप्शन कर दो। ठीक है, तो डीडीओ चेक कर लो, थ्रू आउट द पीरियड होना चाहिए, और साथ में उसकी कोई लिमिटेशन होती है, और उसको बिल्ट अप ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर ही कर दो। फिर से आपको इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस देखना है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस देखना है, मतलब कि उस बंदे को इंडिपेंडेंट रहना है, फ्री फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई भी अनड्यू किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना, माइंड से एज वेल एज अपीयरेंस से, दोनों से उसको इंडिपेंडेंट रहना है, रेजिस्ट फ्रॉम एनी अनड्यू प्रेशर इंटरफेरेंस। इंटीग्रिटी से, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल होना है, उस बंदे को बिल्कुल ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल रहना है, उस बंदे को बिल्कुल ऑनेस्ट ट्रूथफुल रहना है, कभी भी कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई भी ऐसी डीलिंग वो ना करेगा, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल रहना। ऑब्जेक्टिविटी, वही बायस नहीं होना, कभी भी बायस नहीं होना है। अब सर वो ये सर जो उसको इंडिपेंडेंट रहना है, मतलब वो कभी भी खुद का करा हुआ काम कभी भी रिव्यू नहीं करेगा, कोई भी किसी भी काम के लिए वो प्रीवियसली रिस्पॉन्सिबल था तो वो उसको रिव्यू नहीं करेगा। साथ में उसको इंडिपेंडेंट रहना है, इसलिए उसको हाईएस्ट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, हाईएस्ट अथॉरिटी को रिपोर्ट। जैसे सर उसकी 2 रिपोर्टिंग होती है, मतलब सबकी 2 रिपोर्टिंग होती है जनरली, एक होती है फंक्शनल रिपोर्टिंग, एक होती है फंक्शनल रिपोर्टिंग, एक होती है सर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग होती है। तो उसको फंक्शनल रिपोर्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, फंक्शनल रिपोर्टिंग को जैसे कर सकता है ऑडिट कमिटी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, इनको कर सकता है फंक्शनल रिपोर्टिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ बंदे, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ बंदे। ठीक है, सेम सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग कर सकता है सर सीईओ, सीएफओ, एमडी, इनको वो कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग। तो सर यहाँ पे वही दिया है, नीचे से क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर कि अगर उसका इस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शनल रिपोर्टिंग 2 होती है। अब उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, एमडी, सीईओ, सीएफओ को रिपोर्ट करना होता है। जैसे वो सर फंक्शनल रिपोर्टिंग कर सकता है ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और सर वही एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग सीईओ, सीएफओ, एमडी को कर सकता है। बाकी ये पॉइंट फालतू के रीड करने के लिए दे दिए कि कौन कौन हो सकता है इंटरनल ऑडिटर, डेफिनेशन क्या है, और इंटरनल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना है, फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस। और सर लिस्टेड कंपनी के केस में सर टीसीडब्ल्यू जैसे ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो कर सकता है रिपोर्ट, और अदर बाकी केस के अंदर सीईओ, सीएफओ, एमडी को कर सकता है। ठीक है, अब सर इंटरनल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट कैसे होना है, सर उसकी 3 स्टेप दे दी फालतू हुई कि उसको माइंड और दिमाग से और अपीयरेंस से इंडिपेंडेंट रहना है। जैसे फर्स्टली उसको सबसे पहले देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट कर रहा है क्या उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए, मतलब वो डायरेक्ट ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात कर सकता है क्या, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो जो रिपोर्ट करेगा वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑथोरिटी को करेगा, साथ में उसके पास रिसोर्सेज एंड बजट, उसको सफिशिएंट रिसोर्सेज एंड बजट दे दो ऑडिट करने के लिए। अब सर क्वालिटी क्या होती है इंटरनल ऑडिटर की, इंटरनल ऑडिटर को सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने उसका एग्जांपल दिया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो यहाँ पे टीएम केओसी की जगह बस टीएमओसी कर लो, के को काट दो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर एक कैरेक्टर है जो सीए है, कौन है, पोपटलाल। पोपटलाल क्या बढ़िया एक्टिंग करता है, मतलब वो कितना ऑलराउंडर बंदा है, उसमें सारी क्वालिटी है, वो कितना ऑलराउंडर बंदा है, उसमें सारी क्वालिटी है, एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है, सीए भी है, ठीक है ना। असली में तो शायद सीए फाइनलिस्ट है, वो सीए बना नहीं था जितना मुझे पता है, बाकी ठीक है। तो जीता सीए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो सीए टीएमओसी मतलब उस बंदे को सी से उसको कंट्रोल देखना आना चाहिए, उसको कंट्रोल का इवैल्यूएशन अच्छे से आना चाहिए, मैनेजमेंट कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, अकाउंटिंग कंट्रोल, सब तरह के कंट्रोल देखना आना चाहिए। ए से उसको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग एक्सपर्टाइज, फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज, सब कुछ उसको होनी चाहिए। तो सी से कंट्रोल, ए से अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल नॉलेज, सी से कंट्रोल, ए से अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल नॉलेज, सी ए फिर टीएमओसी, टी से टेक्निकल स्किल, टी से उसमें टेक्निकल स्किल बहुत सारी होनी चाहिए कि उसको लो रेगुलेशन, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक सब कुछ आना चाहिए, लो रेगुलेशन, टैक्सेशन, अकाउंटिंग सब कुछ आना चाहिए। टीएमओसी, एम से मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, उसकी मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो पीपल से डील करेगा, तो एबिलिटी टू डील विद द पीपल। ओ से ऑपरेशन नॉलेज, ओ से ऑपरेशन की उसको धंधा भी समझ में आना चाहिए, उसको ऑपरेट की धंधा सही से चल रहा है नहीं चल रहा, उसका ऑपरेट सही से हो रहा है नहीं हो रहा, वो धंधा भी समझ में आना चाहिए। सी से कॉन्फिडेंशियल, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रखनी चाहिए, तो सीएमटीओएसी 2 सी हो गए, एक सी से कंट्रोल है, एक सी से कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो सी से
कंट्रोल, ए से अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, टी से टेक्निकल स्किल जो भी होती है, एम से मैनेजरल कम्युनिकेशन स्किल, ओ सी ऑपरेशनल नॉलेज एंड सी से कॉन्फिडेंशियलिटी। अब सर ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है इंटरनल ऑडिट का? अगर उस पे सेक्शन 138 लग रहा है कंपनीज एक्ट का, मतलब मैंडेटरी उसको ऑडिट करनी है इंटरनल ऑडिट, तो ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलकर चीफ इंटरनल ऑडिटर, ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलकर चीफ इंटरनल ऑडिटर डिसाइड करेगा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कि उसको ऑडिट में क्या क्या करना है। पर यही दूसरा केस है कि मैंडेटरी इंटरनल ऑडिट नहीं है, तो जो बंदा उसको अपॉइंट करेगा वो ही बता देगा कि तेरा ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। उसके बाद सर SIA 210 बोलता है कि क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या क्या आपको ध्यान में रखनी है ऑडिट करते वक्त। क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या क्या होती है? सर बहुत सिंपल है, मेरे को ऑडिट करते वक्त सबसे पहले क्रिटिकल एक्टिविटी क्या क्या ध्यान रखनी है? मुझे प्लान करना है, मुझे प्लान करना है। मैं सबसे पहले प्लानिंग करूंगा कि ऑडिट करने के लिए मुझे कौन कौन सा स्टाफ चाहिए और कौन कौन सा एक्सपर्ट चाहिए। ऑडिट करने के लिए मुझे कौन कौन सा स्टाफ चाहिए, कौन कौन से एक्सपर्ट चाहिए। मुझे ऑडिट करने के लिए कौन कौन सा स्टाफ चाहिए, कौन कौन सा एक्सपर्ट चाहिए। फिर वो जो स्टाफ और एक्सपर्ट काम करेंगे, वो जो स्टाफ और एक्सपर्ट काम करेंगे, मैं उसके काम को मॉनिटर करूंगा, मैं उसके काम को मॉनिटर करूंगा। फिर जो स्टाफ और एक्सपर्ट काम करेंगे मैं उसके काम को मॉनिटर करूंगा। स्टाफ और एक्सपर्ट जो काम करेंगे उसके काम को मैं मॉनिटर करूंगा और फाइनली फिर रिपोर्ट इशू कर दूंगा स्टेक होल्डर को, मतलब कम्युनिकेट कर दूंगा मैं स्टेक होल्डर को, कम्युनिकेट कर दूंगा मैं स्टेक होल्डर को, कम्युनिकेट कर दूंगा स्टेक होल्डर को। तो मतलब मेरे को ऑडिट करते हो क्या क्या क्रिटिकल एक्टिविटी ध्यान में रखनी है। मैं सबसे पहले प्लानिंग करूंगा, प्लानिंग करूंगा कि मुझे ऑडिट करने के लिए कौन कौन सा स्टाफ चाहिए, कौन कौन सा एक्सपर्ट चाहिए, कौन कौन सा स्टाफ चाहिए, कौन कौन से एक्सपर्ट चाहिए। मेरे को ऑडिट करने के लिए कौन कौन सा स्टाफ चाहिए, कौन कौन से एक्सपर्ट चाहिए। फिर मैं उनके काम को रिव्यू करूंगा, मतलब उनके काम को मॉनिटर करूंगा, उनके काम को मॉनिटर करूंगा और फाइनली रिपोर्ट इशू कर दूंगा स्टेक होल्डर को, फाइनल रिपोर्ट इशू कर दूंगा स्टेक होल्डर को। तो मैं ऑडिट करने के लिए सबसे पहले देखूंगा, सबसे पहले मेरे को प्लान बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे प्लान बनाना पड़ेगा कि कौन कौन सा स्टाफ चाहिए, कौन कौन सा एक्सपर्ट चाहिए, कौन कौन सा स्टाफ चाहिए, कौन कौन सा एक्सपर्ट चाहिए। फिर मैं उनके काम को मॉनिटर करूंगा, उनके काम को मॉनिटर करूंगा, फिर रिपोर्ट इशू कर दूंगा स्टेक होल्डर को, मतलब कम्युनिकेट करूंगा सारे की स्टेक होल्डर से, कम्युनिकेट में करूंगा। मतलब आपको वो ये सबसे पहले डिफाइन करना, आपका प्लान स्कोप वगैरह डिफाइन करना है। फिर आपको देखना आपको कौन कौन से स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी, प्लान एक्वायर एंड ट्रेन करना पड़ेगा उन स्टाफ को कि आपको कोई एक्सपर्ट की जरूरत है क्या और कहाँ से आप उसको एक्वायर करोगे, आइडेंटिफाई एंड सोर्स क्या होगा एक्सपर्ट का। फिर आप उनके काम को मॉनिटर करोगे, मतलब आप मॉनिटर करोगे पूरे ऑडिट के असाइनमेंट को और आप कम्युनिकेट करोगे जितने भी स्टेक होल्डर है उनसे। ठीक है, ये वाला फाइनल वाला पॉइंट है, छोड़ दो इसको। ठीक है, तो ये आपको याद कर सकते हो इस वाले चार्ट के थ्रू आप इसको। फिर सर उसके बाद आपकी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल ऑडिटर की। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल ऑडिटर की। सर सिंपल सी, सबसे पहले तो कि उसको इंडिपेंडेंट रहना है, उसको इंडिपेंडेंट रहना है किससे, कि सर उसको ना इंडिपेंडेंट रहना है, उसको इंडिपेंडेंट रहना है, उसको इंडिपेंडेंट रहना है किससे सर, अकाउंटिंग के बंदों से। कि मतलब कभी भी अकाउंटिंग के स्टाफ से उसको इंडिपेंडेंट रहना है, कि कभी भी अकाउंटिंग वो खुद से नहीं करेगा, वो केवल अकाउंटिंग को चेक करेगा, ये नहीं कि खुद से अकाउंटिंग करने लग जाए। तो उसको इंडिपेंडेंट रहना अकाउंटिंग से। और एग्जीक्यूटिव फंक्शन से, एग्जीक्यूटिव फंक्शन से कि कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है कि वो किसी भी काम को एग्जीक्यूट खुद से नहीं करेगा, वो तो बस उसको चेक करेगा कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा, वो काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा। तो वो अकाउंटिंग स्टाफ से भी इंडिपेंडेंट रहेगा और एग्जीक्यूटिव फंक्शन से भी दूर रहेगा कि उसको खुद से कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं करनी, वो बस देखेगा कि काम सही से हो रहा है। तो उसको इंडिपेंडेंट ना, 3 पॉइंट इसी के हो गए सर। उसको इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करके चलना है, उसको इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करके चलना है, उसको इंडिपेंडेंट रहना है अकाउंटिंग स्टाफ से और उसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन से भी इंडिपेंडेंट है। नॉट इन्वॉल्व इन परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, नॉट इन्वॉल्व इन परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, ये देखो, तो उसको इंडिपेंडेंट रहना है अकाउंटिंग स्टाफ से और एग्जीक्यूटिव फंक्शन से, उसको इंडिपेंडेंट रहना है। उसके बाद सर आप इसको याद करने की ट्रिक, मैं इंटरनल कंट्रोल को, मतलब वो बंदा इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा और डेफिशिएंसी ढूंढेगा, इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट करके कोई डेफिशिएंसी ढूंढेगा, डेफिशिएंसी है क्या, और अगर कोई डेफिशिएंसी हुई तो वो मैनेजमेंट को अपडेट कर देगा, मैनेजमेंट को अपडेट कर देगा कि भाई ये डेफिशिएंसी मिली। तो वो बंदा, ये याद करा रहा हूं मैं, बस समझाने का पॉइंट अलग है। कुल मिला के वो इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा और डेफिशिएंसी ढूंढेगा, इंटरनल कंट्रोल का इवेल्युएट करेगा और डेफिशिएंसी ढूंढेगा कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो वो मैनेजमेंट को अपडेट कर देगा, मैनेजमेंट को अपडेट कर देगा। तो वो इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करके डेफिशिएंसी ढूंढेगा और कुछ भी हुआ तो वो मैनेजमेंट को अपडेट कर देगा, मैनेजमेंट को अपडेट कर देगा अप टू डेट, तो मैनेजमेंट को अपडेट कर देगा। तो इन पॉइंट का मतलब क्या है सर, वैसे मतलब वो ये फर्स्ट वाले का, तो कि बस वो मेंटेन करेगा एडिक्वेट आईसी की, उनका कंटिन्यूअसली उसको एग्जामाइन करेगा कि इंटरनल कंट्रोल सही से चल रहा है। फिर वो डेफिशिएंसी ढूंढेगा, पर डेफिशिएंसी किस में ढूंढेगा, मैनेजमेंट की पॉलिसीज में, कि मैनेजमेंट ने जो जो पॉलिसी लगाई उसमें कोई डेफिशिएंसी है क्या, और वो फिर मैनेजमेंट को अपडेट कर देगा। मतलब है कि अपन मैनेजमेंट के साथ क्लोजली एसोसिएट रहेंगे, क्लोजली काम करेंगे, ताकि अगर मैनेजमेंट को कोई भी नई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास है, कोई भी ऐसे क्रिटिकल इवेंट हुआ है कुछ भी, तो मैनेजमेंट मुझे अपडेट कर दे, मैनेजमेंट मुझे अपडेट कर दे। तो एसोसिएट क्लोजली विद द मैनेजमेंट एंड कीप नॉलेज अप टू डेट, कीप नॉलेज अप टू डेट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट अकरेंस एंड इवेंट। ठीक है ना।
तो पहले 3 पॉइंट इंडिपेंडेंट रहेगा, वो इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग स्टाफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन से, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करेगा, डेफिशिएंसी कोई भी है क्या मैनेजमेंट पॉलिसी में, तो मैनेजमेंट से अपडेट भी अपन को रहना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर को क्वेश्चन बोलता है कि मैनेजमेंट उसको बोल रहा है कि तू लो, इंटरनल ऑडिटर को बोल रहा है कि तू लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस तू खुद कर, तू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तू कर, जीएसटी की रिटर्न तू फाइल करना ही। मैं कभी भी कंप्लायंस खुद नहीं करूंगा लॉ रेगुलेशन का, मैं बस रिव्यू करूंगा। मेरे को तो इंडिपेंडेंट रहना है, मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है, मैं बस रिव्यू करूंगा कि आप लोग लॉ रेगुलेशन का कंप्लायंस कर रहे हो या नहीं कर रहे, मैं बस वो रिव्यू करूंगा। सर उसके बाद 5 स्टेप क्या होते हैं इंटरनल ऑडिट की? बहुत सिंपल स्टेप है सर। मैं कभी भी ऑडिट करने जाऊंगा कोई सी भी, सबसे पहले मैं कंपनी को समझूंगा। रिलायंस आया कि मेरी ऑडिट कर दे, रिलायंस आया कि मेरी ऑडिट कर दे, मैं सबसे पहले नॉलेज लूंगा कंपनी की, पहले मैं नॉलेज लूंगा कंपनी की एंड उसके एनवायरमेंट की, उसके बाद मैं प्लानिंग करूंगा, उसके बाद मैं प्लानिंग करूंगा। पहले मैं नॉलेज लूंगा कंपनी की, नॉलेज लूंगा, उसके बाद मैं प्लानिंग करूंगा। पहले मैं नॉलेज लूंगा कंपनी की, उसके बाद मैं प्लानिंग करूंगा। अब प्लानिंग करने के बाद पहले मैंने नॉलेज ली कि हाँ भाई कंपनी कैसी कैसी है, फिर मैंने प्लान बनाया। प्लान करने के बाद मैंने क्या लिया? इन्फॉर्मेशन ली और उसको चेक करा, 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 फाइनली रिपोर्ट कर दिया, फाइनली रिपोर्ट कर दिया। इन्फॉर्मेशन ली और उसको चेक करा, फाइनली रिपोर्ट कर दिया, इन्फॉर्मेशन ली और चेक करा, फाइनली उसको रिपोर्ट कर दिया। इन्फॉर्मेशन मैंने ली, उसको चेक करा और रिपोर्ट कर दिया, इन्फॉर्मेशन ली, चेक करा और रिपोर्ट कर दिया। तो पहले मैंने कंपनी को समझा, फिर मैंने प्लानिंग करी, कंपनी को समझा, फिर मैंने प्लानिंग करी, पहले मैंने कंपनी को समझा, फिर मैंने प्लानिंग करी, फिर मैंने इन्फॉर्मेशन ली, चेक करी और रिपोर्ट कर दिया। तो वही ऑब्टेन। अब इनको इतना डिटेल के अंदर नहीं पढ़ना, बस हाँ ठीक है, आप मैनेजमेंट से मीटिंग वगैरह करके नॉलेज ले लो, बिजनेस डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ लो, प्लानिंग कर लो आप। पर जो भी आप ऑडिट का प्लान बनाओगे, ऑडिट का प्लान ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे। मतलब उनको पहले ही ऑडिट का प्लान आप शेयर कर दो, स्कोप वगैरह आपका जो भी है, वो ऑडिट कमेटी और बोर्ड डायरेक्टर उसको अप्रूव करेंगे आपके ऑडिट के प्लान को। तो आपको ऑडिट प्लान एडवांस में दे देना है, आपका शेड्यूल दे देना है कि आप कब कब क्या क्या करने वाले हो। फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए, इंटीग्रिटी इंश्योर करना। इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स लेना, इनडायरेक्टली मत लेना। आप उनको एडवांस में ही बता दो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ताकि वो उसको तैयार रखें इंफॉर्मेशन को। फिर आपको ऑडिट परफॉर्म करनी है, सैम्पलिंग, एनालिटिकल प्रोसेस, वो सब। और फिर आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग में मैंने आपको कुछ चीजें बताई। क्या चीजें बताई थी सर रिपोर्टिंग में? सबसे पहले तो आपको ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू करना कंपलसरी है। आप ये नहीं कि डायरेक्टली आपने फाइनल रिपोर्ट इशू कर दी, नहीं, पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू करो, मैनेजमेंट को ड्राफ्ट रिपोर्ट दो, ताकि उसको कोई एक्सप्लेनेशन देना होगा तो वो आपको दे देगा। पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू करो। साथ में आपको रिकमेंडेशन एंड इंप्रूवमेंट बताना है कि आप कंपनी को रिकमेंड करो कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को। रिकमेंडेशन इंप्रूवमेंट बताओ कि ताकि कंपनी को पता पड़े वो कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकती है। तो आप सबसे पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू कर दो, सबसे पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू कर दो, ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू कर दो। फिर उसको रिकमेंडेशन इंप्रूवमेंट बताओ। साथ में उससे मैनेजमेंट एक्शन प्लान भी आपको लेना है। मैनेजमेंट एक्शन प्लान से मैनेजमेंट एक्शन प्लान आपको पता होगा कि जो भी आपने गलतियां निकाली, जो भी आपने गलतियां निकाली, तो मैनेजमेंट से एक्शन प्लान डिसाइड कराओ। मैनेजमेंट के साथ बैठो और एक्शन प्लान डिसाइड करो कि इन गलतियों को आप कब कब तक कैसे कैसे सही करोगे। मतलब इन गलतियों पर आप क्या एक्शन लोगे और कितनी टाइमलाइन तक ले लोगे, कितनी टाइमलाइन तक वो गलती आप सही कर दोगे। तो मेरा काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ, अब मुझे बाद में मॉनिटर भी करना पड़ेगा। जब भी मैं अगले साल आऊंगा ना, अगले साल मुझे मॉनिटर भी करना पड़ेगा, अगले साल मुझे मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि भाई जो मैनेजमेंट ने बोला था एक्शन लेने के लिए, जो मैनेजमेंट ने बोला था एक्शन लेने के लिए, वो एक्शन असली में मैनेजमेंट ने लिए या नहीं लिए, वो एक्शन मैनेजमेंट ने असली में लिए या नहीं लिए। पता चला मैनेजमेंट ने बोल दिया पर वो एक्शन ही नहीं लिए, तो मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो प्रायर पीरियड के जो भी इश्यूज थे वो मैनेजमेंट ने क्लोज करा नहीं करा टाइमली बेसिस पे। उसको बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट। मुझे एक्शन टेकन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। अब ये देखो, सबसे पहले आपको ड्राफ्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, मैनेजमेंट से एक्शन प्लान डिसाइड कराओ टाइमलाइन के साथ। फिर आपको रिव्यू भी करना पड़ेगा स्टेटस ऑफ एक्शन की मैनेजमेंट ने वो चीजें फॉलो करी नहीं करी, फिर फाइनल रिपोर्ट आप इशू कर देना। और मैंने बोला था आप कभी भी कोई सी भी रिपोर्ट इशू करते हो, कोई सी भी रिपोर्ट ऑडिट की और ड्यू डिलिजेंस वगैरह की, किसी की भी, स्टार्टिंग में हमेशा फालतू चीजें बोलते हो। ऐसा थोड़ी ना कि रिपोर्ट में डायरेक्ट लिख दोगे ये आपकी फाइंडिंग कंक्लूजन, नहीं, पहले फालतू चीजें लिखोगे, आपका स्कोप, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच, लिमिटेशन, कौन से टाइम की ऑडिट कर रहे हो, ये सारी चीजें। तो आपका स्कोप क्या क्या कवर कर रहे हो, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, अजम्पशन पीरियड, लिमिटेशन पीरियड, ये सब बताओगे। फिर आप बता देना आपको क्या क्या गैप्स मिले और क्या क्या आपकी रिकमेंडेशन उसको सही करने का। अब देखो, जैसे मैंने एक्शन टेकन रिपोर्ट बताई ना, नीचे आओ, ये रहा फॉलो अप रिपोर्ट। SIA 390 याद कर लेना, SIA 390 इसको बोलते हैं फॉलो अप रिपोर्ट। इसमें इशू होती है एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो भाई चीफ इंटरनल ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि पिछले साल का, अगर आप चीफ इंटरनल ऑडिटर है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि भाई वो जैसे ही आएगा तो देखेगा कि पिछले साल के इंटरनल ऑडिट के कौन कौन से रिपोर्ट अभी तक ओपन है, तो वो उनको चेक करेगा। तो वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इशू की, पहले जो ऑडिट के इश्यूज थे वो क्लोज हुए नहीं हुए। हालांकि चीफ इंटरनल ऑडिटर खुद से उसको एक्शन नहीं लेगा कोई भी, मतलब खुद से थोड़ी ना उन इश्यूज को रिजॉल्व करेगा, नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की है कि मैनेजमेंट उन इश्यूज को क्लोज करेगी। वो तो बस चेक करेगा कि इशू क्लोज हुए नहीं हुए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, इंप्लीमेंट करने की प्लान, ये तो मैनेजमेंट की है। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लान इंप्लीमेंट कर दे, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लान इंप्लीमेंट कर दे, ठीक है ना। और सर वो बाकी फिर बाद में एक्शन टेकन रिपोर्ट बना लेगा, बाद में एक्शन टेकन रिपोर्ट बना लेगा।
तो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा, रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की होगी इंप्लीमेंट करने के लिए और बाद में एक्शन टेकन रिपोर्ट बना लेगा। और अगर सही टाइम पे, अगर रीजनेबल टाइम पे मैनेजमेंट को एक्शन नहीं ले रहा तो अपन रिपोर्ट कर देंगे, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को शिकायत कर देंगे। और सर एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, ये क्वेश्चन भी आया है, देखो ये वाला है कि प्रीवियस ईयर के कुछ रिकमेंडेशन, प्रीवियस ईयर के अंदर था कुछ इशूज थे प्रीवियस ऑडिट में, तो अब आप मैनेजमेंट ने बोला था, अपन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे इंप्लीमेंट करने के लिए, तो अब आप बताओ कि आप क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे उसके लिए। तो वही आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में बताना है और साथ में बताना है कि क्या क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट में इंक्लूड होता है। क्या क्या इंक्लूड होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट में, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में रिपोर्ट में, एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या बताना होगा कि पिछली बार के कौन कौन से इश्यूज ओपन थे, मतलब आप रेफरेंस दे देना, मतलब आप रेफरेंस दे देना प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट का, रेफरेंस देना प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट का। और फिर बता देना कि मैनेजमेंट ने क्या क्या एग्री करा था, मैनेजमेंट ने क्या क्या एग्री करा था एक्शन, कि मैनेजमेंट एग्री हो गई थी कि इस टाइम पे अलोंग विद द टारगेट टाइम, कि इस टाइम पे मैनेजमेंट यही एक्शन ले लेगी। तो प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट का एक्शन बता देना, प्रीवियस ईयर में ऑडिट रिपोर्ट ये थी, मतलब प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट का आप रेफरेंस देना, प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस दे देना कि हाँ ये गलतियां थी, फिर मैनेजमेंट ने क्या एक्शन प्लान बोला था सही करने के लिए। अब आप देखो कि वो एक्शन प्लान असली में इंप्लीमेंट कर दिया है या वो एक्शन प्लान इंप्लीमेंट नहीं करा है, नॉट इंप्लीमेंटेड, नॉट इंप्लीमेंट, वो इंप्लीमेंट नहीं करा, या तो वो इंप्लीमेंट कर दिया या फिर इंप्लीमेंट नहीं करा, या तो इंप्लीमेंट कर दिया या इंप्लीमेंट नहीं करा है। आपको देखना है अगर वो इंप्लीमेंट नहीं करा है तो अपन को देखना है कितने लॉन्ग टाइम से इतना इंप्लीमेंट क्यों नहीं करा है, लॉन्ग टाइम से इंप्लीमेंट क्यों नहीं करा है। अब आपको देखना है कि जो भी इंप्लीमेंट नहीं करा है वो बिल्कुल रेसिडुअल छोटी सी रिस्क है, वो बिल्कुल रेसिडुअल छोटी सी रिस्क है, रेसिडुअल रिस्क है, या फिर भाई वो क्रिटिकल रिस्क है, या फिर वो क्रिटिकल रिस्क है जो जल्दी से सही करने की जरूरत है, जल्दी से करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर की पहले गलतियां बताओ, पहले कौन कौन सी गलतियां थी। तो प्रीवियस ईयर का रेफरेंस दे दो ऑडिट का। अब देखो कि मैनेजमेंट ने एग्री कर दिया क्या, मैनेजमेंट ने क्या क्या एग्री करा था, मैनेजमेंट ने क्या क्या एक्शन एग्री करे थे वो बता देना। अब आप देखो कि वो प्लान असली में इंप्लीमेंट करा है या वो प्लान इंप्लीमेंट नहीं करा है। तो स्टेटस ऑफ एक्शन बताओ कि मैनेजमेंट ने असली में वो प्लान इंप्लीमेंट करा है या नहीं करा है, मैनेजमेंट ने असली में वो प्लान इंप्लीमेंट करा है या नहीं करा है। अगर इंप्लीमेंट नहीं करा है तो तीन चीजें मैंने क्या बोली, इंप्लीमेंट नहीं करा है तो तीन चीजें क्या बोली कि सबसे पहले तो इतने लॉन्ग पीरियड से वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं करा है, मतलब ऑडिट फाइंडिंग इतने टाइम से कौन सी थी जो इंप्लीमेंट नहीं करी। अब वो रेसिडुअल रिस्क थी या क्रिटिकल रिस्क थी, कौन सी रेसिडुअल रिस्क थी और कौन सी क्रिटिकल की। क्रिटिकल मतलब अभी इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन लेना, इमीडिएटली कोई एक्शन लेना। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, समझ में भी आ गया, ठीक है। अब से इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं सर, अब इसका है कि एक तो SIA 370 याद कर लो, SIA 370 होता है ऑडिट रिपोर्ट बनाने का कि 2 स्टेजेस ऑडिट, ये बोलता है कि 2 स्टेजेस में आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। 2 स्टेज में कौन सी रिपोर्टिंग कर सकते हो, आप चाहो तो ऑडिट का असाइनमेंट पूरा का पूरा जब कंप्लीट हो जाए, पूरी इंटरनल ऑडिट कंप्लीट हो जाए तब आप रिपोर्ट बना दो, ये वाला एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर असाइनमेंट तब बना दो, या फिर आप चाहो तो इंट्रीम बेसिस पे, पीरियोडिकल बेसिस पे आप रिपोर्ट बना सकते हो, इंट्रीम बेसिस पे, पीरियोडिकल बेसिस पे भी आप रिपोर्ट बना सकते हो, जैसे क्वार्टरली मंथली आपने बता दिया, फाइंडिंग बता दी कि ये फाइंडिंग थी हमारी, ऐसे बता दो। तो इंट्रीम बेसिस पे मतलब क्वार्टरली एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर असाइनमेंट बना सकते हो, या फिर आप क्वार्टरली बेसिस जैसे मंथली बेसिस भी दे सकते हो, दोनों तरह से। तो इसको 2 स्टेजेस बोलते हैं, SIA 370 लगता है। पर सर एक चीज ध्यान रखना कि जो SIA 370 लगता है वो केवल इस एंड ऑफ द पीरियड, जो आप पीरियड के एंड में जो रिपोर्ट इशू करोगे ना, फाइनल रिपोर्ट, केवल उसी पे लगता है। पीरियोडिकल बेसिस पे जो आप रिपोर्ट इशू करोगे उस पे SIA 370 लगता है, पीरियोडिकल बेसिस पे जो आप रिपोर्ट इशू करोगे उस पे SIA 370 नहीं लगता। अब सर अब 2 टॉपिक दिए, ICAI पागल है, जबरदस्ती कसरा दिया। एक दिया है कि एलिमेंट क्या होते हैं ऑडिट रिपोर्ट, एक कंटेंट एंड फॉर्म क्या होता है। अब मैं क्या करूं भाई, ICAI नहीं दिया है तो पढ़ो। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कभी भी आ जाए तो एलिमेंट, कंटेंट एंड फॉर्म, पहली बात तो सीधी बात है, ये कभी एग्जैक्ट नहीं बताया कि आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट ऐसी बनानी, आपको अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज लेना है और साथ में ऑडिटर और ऑडिटी आपस में मिलकर डिसाइड कर लेंगे कैसा रिपोर्ट में उनको क्या क्या चाहिए। अब जैसे एलिमेंट में क्या क्या चाहिए होता है जनरली, वही सर स्टार्टिंग में हमेशा फालतू चीजें होती है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, पीरियड वगैरह, वो सारी चीजें ये बता देना, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच, लिमिटेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच, लिमिटेशन। फिर बता देना मैंने SIA को फॉलो करके ऑडिट करी, स्टैंडर्ड्स और इंटरनल ऑडिट को फॉलो करके ऑडिट करी, ये बता देना। फिर उसके बाद आपको समरी देनी है की ऑब्जर्वेशन की, आपको ये गलतियां मिली है और उस पर मैनेजमेंट ने क्या एक्शन एग्री करा है, करेक्टिव एक्शन जो मैनेजमेंट एग्री कर रही है। फिर आप नेचर ऑफ एश्योरेंस फाइनल बता देना, इफ एनी, कोई भी एश्योरेंस अगर आप दे रहे हो तो वो आप बता देना। जैसे नेचर ऑफ एश्योरेंस आप क्या क्या दे सकते हो, रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, अगर आप कोई सा भी दे रहे हो तो वो बता देना। तो बाकी इसके अंदर एलिमेंट के अंदर क्या क्या है सर, स्टार्टिंग में फालतू स्कोप, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच, लिमिटेशन, वो फालतू चीजें आपने SIA फॉलो करके ऑडिट करिए, स्टैंडर्ड्स और इंटरनल ऑडिट फॉलो करके ऑडिट करिए। फिर अब उसका बता देना आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिली, उस पर मैनेजमेंट क्या एक्शन के लिए एग्री हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन मिली, मैनेजमेंट उस पर क्या एक्शन के लिए एग्री हुआ। फिर फाइनली कोई आप नेचर ऑफ एश्योरेंस दे रहे हो तो वो बता देना। अगर कंटेंट एंड फॉर्म क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट का,
सर आपको बेस्ट जजमेंट के हिसाब से बनाना है, रिटर्न ड्राफ्ट हमेशा देना है, ऑडिटर ऑडिटर आपस में डिसाइड करके देख लेंगे। पर मेनली आपको फिर भी क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होती है स्टार्टिंग में, वही फालतू चीजें, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच, लिमिटेशन, टाइम पीरियड वगैरह, वही ये स्कोप, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच, लिमिटेशन, समरी, पीरियड वगैरह, ये मतलब ये इस तरह से कुछ भी लिख देना चलेगा। अभी स्टार्टिंग में आप कितनी चीजें याद करोगे भाई, स्कोप क्या था, पीरियड कौन से पीरियड का करा, एग्जीक्यूटिव समरी, कंपनी के बारे में समरी, वो सब बता देना। फिर उसके बाद बता देना आपको जो भी फाइंडिंग मिली उसकी समरी बता देना पहले तो, फिर वही फाइंडिंग आप डिटेल में बता देना। पहले जो भी फाइंडिंग मिली उसकी समरी बता देना, फिर वही फाइंडिंग आप डिटेल में बता देना, फिर उन फाइंडिंग को आपको मार्क कर देना, जो भी फाइंडिंग्स थी उनको मार्क कर देना, ये हाईलाइटेड इशू को रेटिंग दे देना कि वो हाई, मीडियम, लो, कौन सी प्रायोरिटी पे, कि ये बहुत हाई प्रायोरिटी पे इसको रिजॉल्व करना है भाई, बहुत क्रिटिकल मैटर है, जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करो। लो मतलब इतना क्रिटिकल नहीं है, आराम से सॉल्व करो इस मैटर को। फिर उसके बाद आपने फाइंडिंग बता दी, रेटिंग दे दी, उसके बाद आप रिकमेंडेशन देना, अपनी अपनी रिकमेंडेशन देना, कि आपको रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी आपको कि आपको इसको कैसे सही करना है, मतलब आपको क्या क्या, कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो, और मैनेजमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया, कि मैनेजमेंट कौन सी टाइमलाइन तक सारी गलतियां सुधार देगी, मैनेजमेंट का एक्शन प्लान, वो भी आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है। ठीक है, पहले फालतू चीजें, स्कोप पीरियड समरी वगैरह, फिर आपकी फाइंडिंग की समरी, फिर डिटेल में फाइंडिंग होगा, फिर डिटेल में फाइंडिंग होगा, उनको रेटिंग भी देंगे, फिर फाइनली ऑडिटर के क्या रिकमेंडेशन है और मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स है उस पर पहुंच जाएगा। फिर से इंटरनल एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस होता है मैं ये नहीं बताऊंगा भाई, क्या ही है, मतलब मैं क्या ही बताऊं इसमें। देखो अब मैं फटाफट उड़ाऊं इसको। एक्सटर्नल ऑडिट इंडिपेंडेंस की तरह होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। एग्जामिनेशन इसमें केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, इसमें ऑपरेशनल चीजें भी चेक करते हैं। अपॉइंट इसमें मेंबर अपॉइंट करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर इसमें मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। रिपोर्ट किसको होती है, यहाँ पे स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर को रिपोर्ट जाती है, यहाँ पे मैनेजमेंट को जाती है। पीरियड सर जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है जनरली साल में एक बार होती है, पर इंटरनल ऑडिट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलती है। ओपिनियन से इसमें बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं, यहाँ पर बताते हैं कि आपका धंधा ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, धंधा चल रहा है नहीं चल रहा है, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली। स्टेटस ऑफ ऑडिटर यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है, एम्प्लॉय नहीं कर सकता, यहाँ पे एम्प्लॉय भी कर सकता है। तो तुमको आता है, इसमें मैं क्या ही बता दूंगा। लास्ट टॉपिक है अपना ऑडिट ट्रेल। लास्ट टॉपिक है अपना ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल मैंने तुमको बताया जो ऑडिट लोग होते हैं, ऑडिट लोग की किसने जर्नल एंट्री पास करी, तो किसने जर्नल एंट्री पास करी, उसने खुद के आईडी पासवर्ड लगाए होंगे ना, जर्नल एंट्री पास करते हो तो यूजर आईडी पासवर्ड किसके, जर्नल एंट्री किस यूजर आईडी पासवर्ड से पास हुई है, मतलब किसने पास करी है, कब पास करी है, उसने कोई चेंजेस करे, क्या चेंज करे तो किस डेट पे चेंज करा है, क्या चेंज करा है, वो पूरी अपन ऑडिट ट्रेल, वो पूरी ऑडिट ट्रेल होती है, वो एक तरह का एविडेंस होता है अपने पास। तो एक विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस होती है जिससे अपन इंफॉर्मेशन ट्रेस कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। उस रिपोर्ट में जनरली क्या होता है, उस रिपोर्ट में जनरली क्या होता है, व्हेन हु वोट, कब किसने क्या, 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 व्हेन हु वोट, कब किसने क्या, 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 व्हेन हु वोट, कब किसने क्या, कब किसने क्या, कब किसने क्या, व्हेन हु वोट, कब किसने क्या, कब किसने क्या, व्हेन डाटा को कब चेंज करा गया, हु किसने चेंज करा गया, व्हाट चेंजेस क्या चेंजेस में करे गए, व्हेन वो कब किसने क्या, कब किसने क्या, कब किसने क्या, व्हेन कब चेंज करा गया, कब किसने, हु चेंजेस क्या क्या चेंज उसके अंदर करे, कब किसने क्या। सॉफ्टवेयर के अंदर जनरली इसको आप इनबिल्ड करके रखो। और सर इंटरनल कंट्रोल का भी आपको एक ध्यान रखना है कि इंटरनल कंट्रोल ये जो होता है ना ऑडिट ट्रेल, ये एक तरह का इंटरनल कंट्रोल होता है। तो आपको देखना है कि ये थ्रू आउट द ईयर फंक्शनल था या नहीं था, कभी भी इसको डिसेबल मत करना। थ्रू आउट द ईयर फंक्शनल था या नहीं था, कभी भी डिसेबल मत करना। तो इसके अंदर क्या क्या चीज चेक करनी है, यूडी कैप, इसमें क्या क्या चीज चेक करनी है, यूडी कैप, कि अब इसको कैसे, मैंने क्या बोला, ये ऑडिट ट्रेल क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रेस करना। तो भाई आप कभी भी कैब बुक करते हो, कार, ओला, उबेर, तो आप उसको ट्रैक करते हो ना, बार बार ट्रेस करते हो कि कहां तक पहुंची, बस वही ट्रिक है। तो सर ये क्या हो गया, यूडी कैप, यू से यूजर आईडी, कि आपने यूजर आईडी, हर एक इंसान को अपनी यूजर आईडी दे देना, कोई भी एक दूसरे को शेयर ना करे। डिसेबल, कभी भी इसको साल भर में ऑडिट ट्रेल को डिसेबल मत करना ऐसे कभी भी। यूडी यूजर आईडी और डिसेबल, यूजर आईडी और डिसेबल। कैब CAB, सी से चेंजेस टू द कॉन्फ़िगरेशन, कि कभी भी अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन में आप चेंज कर रहे हो तो वो ऑथोराइज होना चाहिए और उसके लॉग मेंटेन करो। ए से एक्सेस टू द ऑडिट ट्रेल, एक्सेस कि आप एक्सेस, कि हर कोई बंदा आके उसको एक्सेस ना कर पाए, ऑडिट ट्रेल को, उसको डिसेबल कर दो उसका एक्सेस या फिर रिस्ट्रिक्ट कर दो उसका एक्सेस। बी से बैकअप, आप पीरियोडिक बेसिस पे बैकअप लेते रहो। सो यूडी कैप, यूजर आईडी,
यू से यूजर आईडी, डी से डिसेबल, 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 यू से यूजर आईडी, डी से डिसेबल। तो यूजर आईडी असाइन हो जानी चाहिए, डी से डिसेबल, डिसेबल नहीं करना कभी भी आपको, यू से यूजर आईडी असाइन हो जानी, डी से डिसेबल आपको नहीं करना। CAB कैब, चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन, चेंजेस हो भी हुआ, ए से एक्सेस, बी से बैकअप, ए से एक्सेस, बी से बैकअप, बी से एक्सेस, बी से बैकअप, ए से एक्सेस, बी से, तो यू से यूजर आईडी, डी से डिसेबल। सी से चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन, सी ए से एक्सेस हर किसी को नहीं देना, डिसेबल करो, बी से बैकअप करके चलो। डन सर, अपना चैप्टर हो गया। बस कुछ क्वेश्चन है, जैसे इंटरनल ऑडिटर को बोला कि भाई तू चेक कर हमारे एम्प्लॉय बहुत ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं, हाई अट्रिशन रेट है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है। जनरली एम्प्लॉय कब छोड़ के जाते हैं? आप चाहे तो उसको रुपए सही नहीं दे रहे, आप प्रमोशन नहीं दे रहे, तो दूसरी कंपनी में भाग जाता है, रुपए सही नहीं दे रहे, प्रमोशन नहीं दे रहे। या फिर क्या होता है, आप उनके साथ उनकी इज्जत नहीं कर रहे, उनकी इज्जत नहीं दे रहे, उनके साथ गाली गलोच कर रहे हो, उनके साथ गाली गलोच कर रहे हो, या फिर उनके साथ वर्क लाइफ बैलेंस मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्कलोड दे रहे हो, बहुत एक्स्ट्रा वर्कलोड। इन्हीं चीजों से तो जनरली छोड़ के जाते हैं एम्प्लॉय, इन्हीं चीजों जनरली छोड़ के आते हैं। क्या आप पैसा सही नहीं दे रहे उस मुझे और लेबर को, पैसा सही नहीं दे रहे, प्रमोशन सही नहीं दे रहे। पैसा मतलब लो मॉनेटरी बेनिफिट, लेबर को भी नहीं दे रहे, लैक ऑफ लेबर वेलफेयर स्कीम, लैक ऑफ लेबर वेलफेयर स्कीम, तो लो मॉनेटरी बेनिफिट, लेबर वेलफेयर स्कीम कम है। पैसा सही नहीं दे रहे, लो मॉनेटरी बेनिफिट, लैक ऑफ लेबर वेलफेयर स्कीम, और पैसा सही नहीं दे रहे और प्रमोशन नहीं दे रहे, देखो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी प्रमोशन नहीं दे रहे, तो लो मॉनेटरी बेनिफिट, लेक ऑफ लेबर वेलफेयर और प्रमोशन नहीं दे रहे, और प्रमोशन नहीं दे रहे, तो लो मॉनेटरी बेनिफिट, लेक ऑफ लेबर वेलफेयर एंड प्रमोशन सही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सर, और फिर उसके बाद वही मैंने बोला गाली गलौज कर रहे हो, उसको बहुत ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस की पूरी ठोकी हुई है, स्ट्रेस हुआ हुआ है पूरा का पूरा, पॉलिसी आपकी सही नहीं है, तो ये देखो अनबियरेबल बिहेवियर कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो उसके साथ, या फिर जॉब स्ट्रेस वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत ज्यादा हो गया, रॉन्ग पॉलिसीज है आपकी, तो ये पैसे वाले हो गए। मेरे को लेबर को पैसा नहीं दे रहे, मतलब लो मॉनेटरी बेनिफिट, लेबर को भी कोई बेनिफिट नहीं है, लो मॉनेटरी बेनिफिट, लेबर की भी स्कीम सही नहीं है, प्रमोशन नहीं दे रहे, मेरे को लेबर को पैसा नहीं दे रहे, प्रमोशन नहीं दे रहे, गाली गलौज कर रहे हो, अनबियरेबल स्टाफ, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है सही, रॉन्ग पॉलिसी, बस काफी इतना। बाकी अब पढ़ लो कि आप उसको ट्रेनिंग दिए बिना कहीं पे काम करने भेज रहे हो तो सेफ्टी इशू आ सकता है। बाकी पीपल इनएडिक्वेट काम करने के लिए, ज्यादा लोग चाहिए, अब कम लोग रखे हुए, क्वालिफाइड पर्सन नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, बाकी ऊपर वाले याद हो गए, काफी है। अब वो ये सर, ये ऐसे 610 का क्वेश्चन है, कभी भी अपन इंटरनल ऑडिटर का काम यूज में नहीं ले सकते गोइंग कंसर्न अजम्पशन कंपनी का चेक करने के लिए, भाई वो एक सिग्निफिकेंट जजमेंट है। ठीक है, वैसे ही मैंने एक्सटर्नल ऑडिटर क्या इवैल्यूएट करेगा इंटरनल ऑडिटर के काम के लिए, मैंने बोला था सॉफ्टी स्कोप ऑफ फंक्शन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्कोप ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पी से प्रोफेशनल केयर एंड टी से टेक्निकल कंपनीज। ठीक है, टेक्निकल कंपनी, वैसे ये हो गया है अपना। बस एक बार एडिशनल बुकलेट में आओ, वहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव होता है वो कैसे चेक करते हैं। गोल एंड ऑब्जेक्टिव जो भी होगा ना, वो आपको देखना पड़ेगा वो क्लियरली स्टेट करा हुआ है, अटेनेबल है, वो जो गोल ऑब्जेक्टिव है वो अटेनेबल है, क्लियरली बता सका है, उसको क्वांटिफाई करके चलो, ऑर्गेनाइजेशन को क्वांटिफाई करके चलो, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी फॉर्म दोनों फॉर्म में रख सकते हो, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका जो भी गोल ऑब्जेक्टिव है। साथ में आप असेट की सेफगार्डिंग कैसे करोगे, आप उसके एग्जिस्टेंस चेक करोगे, असली में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, साथ में उसकी सेफगार्डिंग चेक करके चलो, असेट की सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है या नहीं, और इंटेंजिबल असेट भी आप देख लेना साथ में। बाकी फालतू चीजें हैं, फालतू डॉक्यूमेंटेशन, आपको बस एक ही देखना इंटरनल ऑडिटर क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंटेशन रखेगा, वो डॉक्यूमेंटेशन रखेगा जो भी उसकी ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट है, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट है, दोनों ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, और साथ में मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिए वो भी, मैनेजमेंट क्या एक्शन लिया वो भी। और बाकी जो इंटरनल ऑडिट होता है वो एक तरह का मैनेजमेंट फंक्शन होता है, वो एक तरह का मैनेजमेंट फंक्शन होता है। जैसे मैनेजमेंट फंक्शन 5 होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसमें से जो इंटरनल कंट्रोल है वो एक तरह का कंट्रोलिंग फंक्शन है, वो एक तरह का कंट्रोलिंग फंक्शन है। ठीक है सर, चलो सर, ये चैप्टर का भी अपना हो गया मैराथन।